हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। तो आज का बेसिकली हमारा जो लेक्चर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, तो आइएगा इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आशा है आप पढ़ रहे होंगे। तो आज हम बेसिकली इक्विलिब्रियम में दो टाइप्स के जो होते हैं, आयनिक और केमिकल। तो केमिकल में हम लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिलेशन अमंग केपी एंड केसी, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। फिर आयनिक में आप क्या पढ़ेंगे आज? आयनिक में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेन लॉरी कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट, बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और लास्ट में सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो गाइस 10वां टॉपिक जो है और वो ये आपके तीनों कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप भी जानते हैं। चाहे वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो या आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आप सभी जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, इसलिए दिक्कत ना लें। इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन जस्ट इन 15 सेकेंड सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो फ्रेंड्स याद रखिए किसने दिया था। ओके, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये किसने दिया था, गोल्डबर्ग एंड वागे ने। ठीक, तो उनके अनुसार क्या था कि एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी कोई भी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है तो उस पर आपका ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी किसी निश्चित क्षण पर, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक, इक्विलिब्रियम का साइन है, तो A+B रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके ये एक्टिव मासेस हैं आपके, ठीक, ओके, तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल है। नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, तो ये जैसा कि फार्मूला लिखा है तो उसी से आपको समझ में आ जाएगा। रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। यार कंडीशन क्या है? गिवन टेम्परेचर। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है ये आप देख लीजिए फिर भी। जैसे यही रिएक्शन हम फिर से ऊपर वाली ले रहे हैं, तो A+B इक्विलिब्रियम C+D। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये हो गई, एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मासेस ऑफ ये, फिर दोनों का अगर डिवाइड कर दें या फिर एट इक्विलिब्रियम हम ये लिखते हैं, ठीक, ये लिखते हैं तो KFAB इक्वल टू KBCD। फिर दोनों का डिवाइड करते हैं तो आप पाते हैं KF/KB। आप इसे KC से डिनोट करें या इसी से डिनोट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यार अब ये चीज़ लिखी मैंने यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट तो यार वेरी इंपॉर्टेंट तो होगी। नीट में एक बार सवाल आया था कि नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम इज, फिर 4 ऑप्शन दिए थे, डायनेमिक, स्टैटिक, नन ऑफ दीज और एक और कोई मान लीजिए। तो काफ़ी बच्चे गलत कर जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कैसा होता है। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ओके, तो फिर आप पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन KP एंड KC। काफ़ी बार आपने पढ़ रखा होगा, और आप 11th या 12th के हैं, 11th के हैं तो आप पहली बार देख रहे होंगे। तो केवल मैं फार्मूला बताऊंगा, डिराइव नहीं करवाऊंगा। काफ़ी लंबी इसकी ड्राइविंग प्रोसेस है, लगभग 2.5 से 3 पेज पहुंच जाती है। तो अगर आप नीट और IIT के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये तो डेरिवेशन तो पूछा नहीं जाता, तो आप ये याद रखिए बेसिकली फार्मूला। फिर डेल्टा एन क्या है, इसको आप इतनी बड़ी लैंग्वेज से अच्छा है जितने NP यानी प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड। ओके, यहाँ पे NR है। ओके, याद रखिएगा NR। ओके, फिर इसकी 3 कंडीशन क्या क्या, व्हेन डेल्टा एन इक्वल टू 0। ओके, तो डेल्टा एन इक्वल टू 0 तो आर्टिक पावर 0 जाएगा, तो 1। ठीक है, समथिंग टू पावर 0
1 बेसिक मैथ्स है। ओके, तो Kp इक्वल टू Kc फ्रॉम देयर व्हेन डेल्टा n इक्वल टू पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव है तो Kp इज ग्रेटर देन Kc, और जब डेल्टा n निगेटिव होगा तो Kp इज लेस देन Kc। ठीक, और ये तीन आपके रामबाण। ठीक, रामबाण एक की तरह से कह सकते हैं आप। ये बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट है, ना ही वो आपका प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पर, और तीसरा ब्रह्मास्त्र है, ये ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यार इक्विलिब्रियम की बात और टेम्परेचर ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद एक छोटा सा फार्मूला है, log K2/K1 डेल्टा H बाई 2.303 R 1 माइनस T1/T2। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। फिर आता है आपका, इसकी भी दो कंडीशन बहुत आती हैं केमिस्ट्री में। ठीक, तो सारी कंडीशनों को याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, जो नया दो उसे ट्रिक बनाइए, फिर भी नया दो एक बार और पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इफ़ T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक, T2 is greater than T1 तो K2 is greater than K1, then डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H यानी हीट, R गैस कांस्टेंट आपका। ठीक, ये इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन होगी आपकी वो एंडोथर्मिक हो जाएगी। और यदि इसका जस्ट उल्टा हो यानी K2 इज लेस देन K1 तो डेल्टा H नेगेटिव एंड रिएक्शन बिकम एक्सोथर्मिक। ओके, तो आप फिर से एक बार देख लीजिए Kp एंड Kc रिलेशन क्या होता है। Kp इक्वल टू Kc R टी पावर डेल्टा N। ओके, तो आप ये याद रखिएगा। ठीक, तो यार अब बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, शायद केमिकल इक्विलिब्रियम का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे आप कहेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ओके, क्या? ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये क्या कहता है आपसे कि जब किसी केमिकल रिएक्शन पर, ठीक, स्ट्रेस यानी वर्क कोई किया जाए तो इक्विलिब्रियम जो होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक, ये यहाँ मैंने लिखा है लाइक एन थर्ड लॉ। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थर्ड रूल क्या था कि इक्वल बॉडी अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्टेंट फोर्स। ठीक, मतलब कि जैसे हम किसी पानी में, जैसे नाव खड़ी है, हमने पैर रखा तो पैर हम हल्का फिसलते हैं। ठीक, मतलब पैर हमारा फिसलता है यानी हमने उस पर फोर्स लगाया तो नाव ने भी हम पर फोर्स लगा दिया। ठीक, वैसा ही यहाँ पर भी, जैसे हमने किसी रिएक्शन पे स्ट्रेस वर्क किया तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। ठीक, आप ऐसे याद रख सकते हैं। फिर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि T2 इज ग्रेटर देन T1 एंडोथर्मिक, डिक्रीज T1 इज लेस ग्रेटर देन T2 एक्सोथर्मिक, यानी कि। और फिर आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसके लिए याद रखिएगा जहाँ बढ़ाएंगे उसके अपोजिट में शिफ्ट। ठीक, तो जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड यानी प्रोडक्ट साइड शिफ्ट हो जाएगी आपकी रिएक्शन। ठीक, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो अपोजिट यानी रिएक्टेंट साइड बढ़ जाएगा। ठीक, कैटलिस्ट कोई प्रभाव नहीं, एक तरह से ये कुछ भी नहीं। ठीक, फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इसके इलेक्ट्रिक का इलाहाबाद। अब इलाहाबाद से आप क्या समझते हैं? इंक्रीज इन प्रेशर आई। ठीक, आई, फिर एल से क्या है? लेसर नंबर। ओके, ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट कहाँ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करता है? जहाँ लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। ठीक, ये लिखा है आपका इंक्रीजेस लेस लोअर और लेसर, फिर डिक्रीज बाद तो ग्रेटर और हाइयर, डिक्रीज तो ये। ठीक, तो बेसिकली आप याद रखेंगे क्या? इंक्रीज, आप याद रखिएगा। ठीक, तो यार अब बात करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम की। ठीक, ये थोड़ा स्लाइड शो है इसलिए आपको देखने में दिक्कत जा रही होगी। ठीक, आयनिक इक्विलिब्रियम
तो इसमें हम बात करेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी, लुईस कॉन्सेप्ट। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आप जानते हैं लुईस है, ठीक। आर्हेनियस तो पुराने थे थोड़ा, तो पुराना विचार, ठीक, पर ओल्ड इज गोल्ड। तो जो H+ आयन थे वो आपका एसिड, ठीक। जो OH माइनस आयन एक्वस सॉल्यूशन में थे वो आपका बेस। ये आप लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, आपको काम देंगे एग्ज़ाम से पहले, ठीक। और फिर ब्रॉन्स्टैंड लॉरी आए, उन्होंने क्या दिया कि एसिड आर दोज विच डोनेट प्रोटॉन। क्या करते हैं? प्रोटॉन। ये गलत जगह हो गया, थोड़ा रुकिए। एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटॉन डोनेट करें, ठीक। प्रोटॉन डोनेट करें, एसिड हो गया, ठीक। और बेस आर दोज विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन, यानी कि एसिड एडी आया, एडी, एडी समझिए, डी से डोनेट, ठीक, बस। और बाकी बेस बीपी, जो आपका बेस हो गया वो हो गया बीपी। बीपी यानी प्रोटॉन, जो 20 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, एडीबीपी। और फिर कंजुगेट एसिड पेयर, ठीक है। तो ऐसे एसिड बेस जिनके पास केवल एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, वो आपके क्या कहलाते हैं? कंजुगेट एसिड बेस पेयर। फिर आपका आता है लुईस कॉन्सेप्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न साइंटिस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो एसिड्स आर दोज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और बेस आर दोज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी लैंग्वेज है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, एसिड्स डोनेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बेस डोनेट इलेक्ट्रॉन। जस्ट जैसे इसमें एसिड ने डोनेट किया था प्रोटॉन, ठीक, ब्रॉन्स्टैंड लॉरी में, तो इसमें वो डोनेट कर एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ओके। तो ओके, फिर थोड़ा तो एक बार और आप देख लीजिए, आर्हेनियस H+ OH- दें, ठीक है। फिर आपका आता है ब्रॉन्स्टैंड लॉरी, ठीक, विच डोनेट, ओके। तो यार अब हम बात करेंगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ठीक। तो वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन ये तो सबको याद रहता है, आप याद रख लीजिए। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इच, तो ऑप्शन दिए रहेंगे 10⁻⁻14 +14 -13 +13। तो 10⁻⁻14 क्यों? H+ की 10⁻⁻7, OH की भी 10⁻⁻7। ये 3 फार्मूले हैं, ठीक। ये आपके क्या हैं? जैसे नहीं होते रामायण, आप टीवी सीरियल देखते होंगे, तो उन्होंने ये अस्त्र चलाया, उन्हें ये अस्त्र चलाया, ये पाशुपत्र अस्त्र है, ठीक है आपके। तो इनसे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो आप याद रखिएगा। pH = -log H+, POH = -log OH, pH + POH = 14, ठीक, याद रखिएगा आप। फिर अगला टॉपिक है आपका बफर सोल्यूशन, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन पढ़ते हैं। तो बफर सोल्यूशन क्या है? बेसिकली अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट टू चेंज इट्स pH ऑन एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे आप हैं, ठीक है, मान लीजिए आप बफर सोल्यूशन है, तो आपको क्या समझेंगे? जैसे आपके पापा किसी सॉल्यूशन में ले गए और उनका बेटा योगी कटकटाओ, तो तुमने यानी उन्होंने इस एक बूंद एसिड या फिर एक बूंद विष डाला, तो आपको नहीं 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 नहीं, तुरंत आपने रेजिस्ट किया। तो वैसे ही आप समझ सकते हैं बफर सोल्यूशन को, ठीक। फिर आपका ये 3 टाइप का होता है, एसिडिक, बेसिक, मिक्स्ड। यानी जो एसिड बफर यानी कि वन ड्रॉप हम यानी स्मॉल अमाउंट एसिड की डालें तब रेजिस्ट करें। बेसिक यानी जब एक बूंद बेस की पड़े। मिक्स्ड यानी दोनों डाल दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये तो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्ट का बाकायदा एक चैप्टर होता था, तो मैंने यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा है, तो आप याद कर लीजिए, देख लीजिए मतलब एक बार। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट, ओके। न्यूट्रल सॉल्ट यानी दोनों स्ट्रॉन्ग, जैसे दो पहलवान आपस में टकराते हैं, काफ़ी ताकतवर दोनों, एक से बढ़कर एक, ठीक। तो वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ये NaOH, NaCl आपका बन गया, पानी निकल गया, पानी हमने लिखा नहीं, ठीक।
तो आप समझ जाइएगा। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड यानी कि एक तरफ का पहलवान ज़्यादा ताकतवर, एक तरफ का कम, तो जो पहलवान उसकी तरफ ज़्यादा पड़ला भारी, तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी बेसिक सॉल्ट। ओके, जैसे एस्टिक एसिड NaOH, ठीक, क्या बन गया, सोडियम एसीटेट। ओके, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। अब भाई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो यानी कि अब दूसरा पहलवान ज़्यादा ताकतवर है, पहला वाला कम, तो एस्टिक बन गया। ठीक, अब दोनों वीक हैं, यदि ठीक दोनों वीक हैं, दोनों पहलवान सुट्टे मुट्टे, ठीक, तो आपका क्या बन जाएगा, जैसे एस्टिक एसिड लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका बन गया अमोनियम एसीटेट। ठीक, आप एक बार देख लीजिए कॉन्सेप्ट, यानी कि केमिस्ट्री पूरी तरह कॉन्सेप्ट पे निर्भर करती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो सब कुछ। अब यार काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, तो पहले आप सॉल्युबिलिटी देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको शायद ज़्यादा सही से दिख ना रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ग्राम, अरे यार ये क्या हो गया, ठीक, रुकिए हम थोड़ा इरेज कर दें। ओके, तो यार ये लिखा है ग्राम, ठीक है, तो ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन, ठीक, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट लिखा है आपका, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। ठीक, अब ये तो बेसिक डेफिनेशन है, ये कहीं नहीं पूछी जानी है। ठीक, फिर भी आप एक तरह से मोटे मोटे अक्षरों में याद रखिएगा। ठीक, अब आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप भी जानते हैं, चाहे फिर वो IIT पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से हो, या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हो। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, खराब बना हुआ थोड़ा, पर ठीक है, तो आप क्या पढ़ें कि द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, ये थोड़ा हटा दे रहे हैं। ठीक, तो पॉजिटिव और निगेटिव आयन जो किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ऑफ अ डिसोसिएटेड, ठीक, कैसा सॉल्ट, डिसोसिएटेड लिखा है, ठीक है, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक, जैसे आप AgCl, पहले मैं स्टैंडर्ड मेथड बताऊंगा, फिर आपको एक ट्रिक बताऊंगा, मुश्किल से 15 सेकेंड लगेंगे और ये सवाल आपके हाथों में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कोई AgCl हमने ले लिया, ठीक, AgCl सॉलिड है, Ag में टूटा प्लस Cl में टूटा। ठीक, अब ये लिखा है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, तो पहले एक्टिव मास ऑफ, ये आपका इसका, फिर बाकी बचा ऊपर नीचे रख दिया। ये आप याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट साइड बने उसे ऊपर रखो, जो रिएक्टेंट उसे इकट्ठा नीचे रख दो। ठीक है, तो जब हमने के सी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, तो यही है, फिर इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता होगा, फिर AgCl को हमने के माना था। ठीक है, तो Ag प्लस और Cl माइनस के इंटू के, अब इसी को क्या कहते हैं, KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, रिएक्शन शुड बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन शुड बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, तो शुरू करते हैं ट्रिक से। तो ट्रिक है XX YY S⁴x+y, यानी कि जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं B2, ठीक, तो x⁴x यानी पहला, ठीक, तो 1⁴1 हो गया, ठीक, 2⁴2 हो गया, ये जितना इसके नीचे लिखा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे A था, इसके नीचे 1 था, वो आपको दिखा नहीं जी, गायब था, ठीक, मिस्टर इंडिया। ओके, तो वही, ठीक है, तो आपने रख दिया,
S 1 और 2 3 तो 4s3। कोई भी इसे गलत नहीं कर सकता। ओके, 15 सेकंड भी नहीं लगे, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगे मिनिमम। ठीक है, फिर आपका ये ऐसे ही आप इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब यार हम बात करते हैं ये, जैसे कोई APBQ ले लिया हमने। ठीक है, APBQ। ठीक है, APBQ। ओके, तो इसमें XP है, X और Y वो हैं जो तुम्हारे A के साथ नीचे रखे हैं। ठीक है, दास हैं उनके गुलाम। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे रख देंगे। ठीक, अब ट्रिक 2 आपकी क्या कहती है? ठीक है, इफ़ 2 KSP वैल्यूज इज गिवन एंड आस्किंग सॉल्युबिलिटी, डू नॉट सॉल्व डायरेक्टली बाय। यानी कि अगर आपके में 2 KSP वैल्यू दी हैं, 2 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू, और सॉल्युबिलिटी पूछे, तब आप ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब कौन सा करेंगे देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है, इसकी दी है आपको, इसकी दी है, दोनों की अलग अलग है। ठीक, तो इसमें आपसे पूछ रहा है मोर सॉल्युबिलिटी वाला। ठीक है, तो KSP इक्वल टू अलग अलग लगाएंगे, यानी तो इसकी हो जाएगी सिमिलरली S²। ठीक है, रूट KSP ये आपने निकाली 10⁵ माइनस का। ठीक, यहाँ सीधे जैसे मैं इसी मिटा के दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप निकालेंगे तो S इक्वल टू रूट KSP 10⁻10 अंडर रूट -10 बार आएगा -5। जब माइनस में घात हो तो एक तरह से 2 से डिवाइड होता है। ठीक, तो KSP इक्वल टू CA। अब यहाँ पे उसी मेथड से निकाला आपने, फिर ये सॉल्युबिलिटी दोनों की निकाल ली, तो इसकी आएगी आपकी 10⁻⁴। ठीक, कितनी आएगी? -4 आई। ठीक, ये -10⁻⁴ लिखा है, ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगी, तो ये ज़्यादा ग्रेटर है, तो यही आपकी हो गई। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मुश्किल से 25 मिनट से भी कम टाइम में आपने इक्विलिब्रियम ख़त्म कर दिया है, वो भी ट्रिक्स के साथ। तो सॉल्युबिलिटी कुछ ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। ठीक है, दिखने में आपको हार्ड लगता है, और इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार मन से पढ़ें, फिर इस वीडियो को देखें, आपको पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी आशा के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको अगला टॉपिक किस पे चाहिए।